सुबह ठीक 8 बजे करीम भाई मेरे होटल पहुंच गया। नाश्ते पर मैंने उसे बताया कि मिस्टर पांडे पर मैंने अपनी गुफ्तगू और जैन धर्म की बातों से इतना गहरा असर जमा लिया है कि वो चाहता है कि मैं होटल छोड़कर उसके बंगले में चला जाऊं। करीम भाई कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम आज शाम होटल छोड़कर मिस्टर पांडे के यहाँ चले जाना और जितनी जल्दी हो सके उससे ये मालूम करने की कोशिश करना कि नेपाम रॉकेट बमों वाली असलहे की फौजी गाड़ी जम्मू कब और किस वक्त देवलाली से रवाना होगी। ये मालूम करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गाड़ी देवलाली और जम्मू तवी के दरमियान ही किसी जगह तबाह होनी चाहिए। अगर उस फौजी माल गाड़ी का असलहा कश्मीर पहुंच गया तो उसमें जो नेपाम रॉकेट बम हैं वो कश्मीर मुजाहिदीन के मोर्चों में तबाही मचा देंगे और कश्मीरी मुसलमानों के घरों को जलाकर खाकिस्तर कर देंगे। मैंने कहा, करीम भाई ये तुम भी जानते हो कि इतनी जल्दी इतने टॉप सीक्रेट की बातें मिस्टर पांडे से मालूम करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके एमुनेशन वाली इस फौजी गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल कर लूं। करीम भाई उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, एक बात याद रखना, रॉ के चीफ मिस्टर पांडे के बंगले से मुझे हरगिज फोन न करना। वो भारत के टॉप सीक्रेट सर्विस का चीफ है। उसके घर से जो फोन किया जाता है या बाहर से जो फोन आता है उसको अहमदाबाद की सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस का खास अमला रिकॉर्ड करता है और पूरी चेकिंग के बाद मालूम कर लेता है कि फोन कहाँ से किया गया और बाहर से फोन कहाँ से आया था। मुझे फोन करने की जरूरत पेश आए तो रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस के टेलीफोन बूथ या किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से फोन कर लेना। आगे तुम इन बातों को बेहतर समझते हो, आखिर तुम एक ट्रेंड कमांडो सिपाही हो। मैं करीम भाई को छोड़ने कमरे के दरवाजे तक आया। उसने दरवाजा खोलने से पहले मेरे कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से थपथपाते हुए मेरा नाम लेकर कहा, तुमने मिस्टर पांडे तक पहुंचने की जो कामयाबी हासिल की है मैं उसे इंतहाई मामूली कामयाबी समझता हूँ। असल मरहला अब सामने आया है। ये वो मरहला है कि जहाँ तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग, तुम्हारी फरासत, चालाकी और अय्यारी को परखा जाएगा। तुम्हारे असल इम्तिहान का वक्त आ गया है। यहाँ मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कमांडो स्पाइंग की ना तो कोई बाकायदा ट्रेनिंग मिली है और ना मुझे इन बातों का कोई तजुर्बा है। तुम्हें खुद हालात का एक ज़हीन कमांडो की तरह जायजा लेना होगा, खुद ही ऑर्डर इशू करना होगा और खुद ही उस ऑर्डर पर इस तरह अमल करना होगा कि तुम टारगेट मार लो। मैं तुम्हें जाते हुए एक ही बात कहूंगा कि देवलाली के एमुनेशन डिपो से जम्मू तवी जाने वाले असलहे की फौजी ट्रेन का तबाह होना लाजमी है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया, मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, अब तुम्हें बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। तुम रॉ के चीफ के बंगले पर रह रहे हो। अहमदाबाद की सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमी तुम्हारी निगरानी शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें कभी वहाँ कयाम करने का मशवरा न देता, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। तुम अगर बाहर किसी जगह ठहरते और मिस्टर पांडे से राहो रस्म रखते तब भी खुफिया पुलिस तुम्हारी निगरानी शुरू कर देती। बाहर रहकर तुम्हारी गिरफ्तारी बड़ी आसान थी, मगर रॉ के चीफ के मेहमान बल्कि गुरु की हैसियत से पुलिस उस वक्त तक तुम पर हाथ नहीं डाल सकती जब तक कि उसके पास कोई ठोस सबूत न हो और तुम्हारा मिस्टर पांडे के करीब रहना बहुत जरूरी है। इस दफा तुम मुझसे फोन पर राब्ता करोगे, उसके बाद कोई पैगाम वगैरह देना हो तो मुझे रात 12 बजे और 1 बजे के दरमियान रेडियो ट्रांसमीटर पर कोड अल्फाज में पैगाम देना। मैं हर रात 12 बजे से 2 बजे तक अपने तहखाने वाले क्वार्टर में मौजूद हूँगा। मैंने कहा, मगर मेरे पास कोई मनी ट्रांसमीटर नहीं है। सिगरेट केस वाला ट्रांसमीटर मैं अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मीनाक्षी और मिस्टर पांडे को मालूम है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। करीम भाई ने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया, फिर दरवाजे का गोल हैंडल घुमाकर एकदम से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, कॉरिडोर खाली पड़ा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे शक सा हुआ कि बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। बहरहाल तुम्हारे लिए छोटे रेडियो ट्रांसमीटर का इंतजाम कर दूंगा। हो सकता है मैं 1 घंटे बाद तुम्हें रेडियो ट्रांसमीटर भेज दूं। वही लड़का जो फूल लाया था 1 घंटे बाद एक और फूलों का गुलदस्ता लेकर आएगा। गुलदस्ते में तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा। इसी लिफाफे में तुम्हारे लिए छोटा रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद होगा। मेरे तहखाने वाले ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी और मुझे बुलाने के लिए सिग्नल तो तुम्हें ज़बानी याद होंगे। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरी दुकान पर बिल्कुल ना आना और रेलवे लाइन वाले तहखाने का रुख भी इंतहाई देखभाल के बाद करना क्योंकि आज रात तुम रॉ के चीफ के यहाँ क़याम करने जा रहे हो और कल से अहमदाबाद की खुफिया पुलिस तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगी। खुदा हाफिज। करीम भाई ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में झांक कर दाएं बाएं देखा और फिर बाहर निकल गया। मैं दरवाजा बंद करके पलंग पर आकर नींद दराज हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने मिशन के नशीब फराज पर गौर करने लगा। जब तक मैंने मीनाक्षी और उसके बाप और रॉ के अहमदाबाद वाले हेडक्वार्टर के चीफ मिस्टर GD पांडे तक रसाई हासिल नहीं की थी, मैं बड़ी आसानी से रास्ता तय करता जा रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम पलंग पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था कि दरवाजे पर आहिस्ता से ठक ठक हुई। मैंने आंखें खोल दी। दीवार पर लगे हुए क्लॉक ने बताया कि मुझे पलंग पर लेटे 1.25 घंटा गुजर चुका है। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। बाहर वही लड़का गुलदस्ता लिए खड़ा था। मैंने उससे गुलदस्ता ले लिया। लड़का वापस चला गया। दरवाजे को अंदर से लॉक करके मैंने गुलदस्ता खोल दिया। उसके अंदर लिफाफा था। लिफाफे में एक माचिस की डिब्बिया के साइज का सिगरेट लाइटर रखा हुआ था।
मैंने सिगरेट लाइटर का गौर से मुताला किया। उसका एक पेच यानी स्क्रू निचली तरफ भी लगा हुआ था। मैंने छोटे चाकू की मदद से स्क्रू खोला तो सारा मसला हल हो गया। ये एक इंतहाई ताकतवर छोटा सा ट्रांसमीटर था जिस पर खुफिया सिग्नल भी दिए जा सकते थे और सिग्नल वसूल भी किए जा सकते थे। इस ताकतवर रेडियो ट्रांसमीटर पर बात भी हो सकती थी। मैंने स्क्रू यानी पेच को दोबारा कस दिया और सिगरेट लाइटर अपनी वॉस्केट की जेब में रख लिया। दोपहर को खाना खाकर मैं पलंग पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे रॉ के चीफ पांडे के ऑफिस से कश्मीरी मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले असलहे की ट्रेन के बारे में सही मालूमात कैसे हासिल हो सकती हैं। जाहिर है मैं इतनी जल्दी मिस्टर पांडे से इस किस्म का इंतहाई खुफिया राज नहीं पूछ सकता था। वो तो फौरन मुझे दूसरे मुल्क का जासूस समझकर गिरफ्तार करवा देता, खा उसको मुझसे कितना बड़ा फायदा ही क्यों न पहुंचा हो, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था और हिंदू नेशनल सतह पर बहुत कम गद्दारी का मुर्तकिब होता है। अगर वो मुझे गिरफ्तार न भी करवाता तो कम से कम वो मुझे जम्मू जाने वाली फौजी असलहे की ट्रेन के मुतालिक कुछ न बताता और आगे से बेहद मोहतात हो जाता। मुझे तो अज खुद जम्मू तवी जाने वाली असलहे की गाड़ी का टाइम और तारीख का सुराग लगाना था। ये एक तरह से मेरा पहला इम्तिहान भी था। मैं काफी देर तक गौर करता रहा लेकिन मैं किसी फाइनल नतीजे पर ना पहुंच सका और सो गया। सोकर उठा तो दोपहर के 4:15 बज रहे थे। जल्दी से उठकर गुस्ल किया, कपड़े बदले, माथे पर जैन धर्म के 3 सफेद लकीरें डाली और मीनाक्षी का इंतजार करने लगा। उसने कहा था कि वो शाम के बाद मुझे लेने आएगी। मैंने कॉफी मंगवाई और सोफे पर बैठकर कॉफी पीने और आगे मुझे जो कुछ करना था उस पर गौर करने लगा। पहले ही मरहले पर इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। करीम भाई की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक असलहे की ट्रेन जिसमें नेपाम रॉकेट भारी तादाद में थे इस महीने के आखिर में किसी तारीख को देवलाली से रवाना होने वाली थी। उसके बयान के मुताबिक देवलाली से फौजी ट्रेनें जिनमें गुड्स ट्रेनें भी होती हैं 2-1 बार इंडिया के मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाती ही रहती हैं और गुड्स ट्रेनें यानी फौजी सप्लाई के सामान वाली मालगाड़ियां वज़ाक़ता के एतबार से बिल्कुल एक जैसी होती हैं। देवलाली से रवाना होने वाली किसी मालगाड़ी को देखकर आप ये मालूम नहीं कर सकते कि इसी में फौज के लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह का सामान जा रहा है या असलहा लदा हुआ है। मुझे खास तौर पर उस गाड़ी की तारीख और रवानगी का वक्त मालूम करना था जिसमें कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद और नेपाम बम के रॉकेट लदे हुए थे। मेरे पास वक्त भी बहुत थोड़ा था, यानी महीने की आखिरी तारीखों के आने में सिर्फ 15-20 दिन बाकी थे। मुझे जो कुछ करना था इन 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही करना था। मीनाक्षी ठीक वक्त पर होटल पहुंच गई। मैंने अपनी मुख्तसर सी जरूरी चीजें अपने ब्रीफकेस में संभाल कर रख ली थी। खुफिया ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर मेरी वॉस्केट की जेब में था। मैं मीनाक्षी के साथ होटल की लॉबी में आ गया। जहां होटल के काउंटर पर एक रजिस्टर में अपने होटल छोड़ने के खाने में दस्तखत किए और होटल की लॉबी से निकलकर मीनाक्षी की गाड़ी में आकर बैठ गया। आज उसने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। गले में मॉडर्न फैशन की बादामी रंग के मनकों वाली माला थी। उसने परफ्यूम भी कोई दूसरी लगा रखी थी जिसकी खुशबू बड़ी ख्वाब अंगेज थी। मैं इस गुजराती हिंदू लड़की के जज्बात से बखूबी वाकिफ था। ये मुझे किसी और तरफ ले जा रही थी जो मेरा असल रास्ता नहीं था। मैंने इस लड़की से जितना काम लेना था ले चुका था। अब किसी इंतहाई जरूरत और इमरजेंसी के वक्त ही वो मेरे काम आ सकती थी। अब मेरा असल टारगेट उसका बाप था। रास्ते में मीनाक्षी अपनी नाव के नीचे वाले उभार के बारे में मुझसे बातें करती रही। उसे बड़ी तशवीश थी। कहने लगी मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ये कैंसर न बन जाए, इसलिए मैं लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाती, कहीं वो न कह दे कि ये कैंसर है। मैंने संजीदा और बावकार अंदाज में कहा, इसकी फिक्र तुम मुझे दे दो, तुम्हारा ये उभार मैं दूर कर दूंगा। भगवान न करे अगर तुम्हें कैंसर भी हो गया तो मैं भगवान शिव की मदद से वो भी खत्म कर दूंगा। मीनाक्षी ने खौफजदा लहजे में कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। वो इस किस्म की बातें करती रही और गाड़ी उनके बंगले में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। मिस्टर पांडे मुझे लेने के लिए बल्कि मेरा स्वागत करने के लिए लॉबी में एक मुलाजिमा के साथ खुद मौजूद था। मैं बड़ी शान से गाड़ी में से निकलकर साधु संतों की तरह हाथ ऊपर उठाए मिस्टर पांडे की तरफ बढ़ा जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। उसने आगे बढ़कर मेरे पांव छुए और बोला, स्वामी जी मेरे धन भाग के आप मेरी कुटिया में पधारें। वो अंग्रेजी की बजाय अब हिंदी जबान में मुझसे बातें करने लगा था जिस तरह चेले अपने गुरु से करते हैं। उसने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी स्वामी जी को ऊपर उनके कमरे में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। गुर्दे की तकलीफ दूर हो जाने की वजह से मिस्टर पांडे पहले से ज्यादा सेहतमंद और चाको चौबंद था। मीनाक्षी मुझे लेकर ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। मुलाजिमा ने मेरा ब्रीफकेस थाम लिया। ऊपर 3 कमरे थे, एक बेडरूम, एक डाइनिंग रूम और एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के आगे एक कुशादा टेरेस यानी बैल्कनी थी। सारे कमरे बड़े खूबसूरती से सजे थे। रेशमी पर्दे, कीमती फर्नीचर, किचन और बाथरूम में बहुत आला था। तीनों कमरों में शिव भगवान के रक्स के अंदाज वाले कांसी के बुत कोनों में रखे थे। ड्राइंग रूम की दीवार पर जैन धर्म के बानी महावीर वर्धन की पेंट की हुई तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर के दाएं और बाएं जानिब पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीरें भी लगी थी।
मेजों पर फूलों के गुलदस्ते रखे थे। हर कमरे में टेलीफोन लगा था। थोड़ी देर में मीनाक्षी का बाप मिस्टर पांडे भी वहां आ गया। हाथ बांध कर बोला, स्वामी जी कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म कीजिए। मैंने कहा सब ठीक है, हम जैन धर्म के साधु भगत हैं, हम तो नंगी जमीन पर भी रात गुजार लेते हैं। रात का खाना मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने मेरे साथ मिलकर वहीं ड्राइंग रूम में खाया। मजबूरन मुझे सब्जियां और दाल खानी पड़ी क्योंकि जैनी सब्जी खोर होते हैं और गोश्त, प्याज, लहसुन वगैरह बिल्कुल नहीं खाते। खाने के बाद मिस्टर पांडे ने मीनाक्षी से कहा, बेटी तू स्वामी जी के पास बैठ, मैं नीचे जाता हूँ, दिल्ली सेक्रेटेरिएट से एक जरूरी कॉल आने वाली है। वो चला गया। दिल्ली सेक्रेटेरिएट से आने वाली जरूरी कॉल का सुनकर मेरा ख्याल अपने मिशन की तरफ चला गया। मैं सोचने लगा कि मिस्टर पांडे को दिल्ली सेक्रेटेरिएट से जो जरूरी कॉलें आएंगी उनका भी ख्याल रखना होगा। हो सके तो उन्हें ऊपर वाले टेलीफोन के जरिए टेप भी कर लेना होगा। मीनाक्षी ने कॉफी ऊपर ही मंगवा ली। हम टेरिस में आकर बैठ गए। दरियाए साबरमती की तरफ से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। नीचे बागीचे में बिजली के कुमकुमे रोशन थे। ऊंचे तबके के लोगों का इलाका था। बड़े बड़े बागीचों वाली कुशादा कोठियां थीं। ट्रैफिक का शोर बिल्कुल नहीं था। बड़ी पुरसुकून खामोशी छाई हुई थी। मीनाक्षी मुझसे अपने मुस्तकबिल का हाल पूछने लगी। मैं कब इंडिया की सबसे बड़ी डांसर बनूंगी, मेरी शादी किससे होगी, मैं खूबसूरत ही रहूंगी ना, वगैरह वगैरह। मैं उसके हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर देता रहा। मीनाक्षी तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम जो चाहोगी वही होगा। मीनाक्षी ने फरते जज्बात से मगलूब होकर मेरे दोनों हाथ अपने सीने से लगा लिए। मैंने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिए और उसी के शाने को प्यार से थपथपा कर कहा, अब तू नीचे जाकर आराम कर, मेरा भी प्रार्थना करने का वक्त है। मीनाक्षी ने बड़ी बेबाकी से कहा, स्वामी जी मैं आपके कमरे में न सो जाऊं, डैडी कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपके कदमों में सो जाऊंगी। ये लड़की मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। इसे कंट्रोल करना जरूरी था। मैंने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, मीनाक्षी तुम हमारी प्रार्थना, हमारी तपस्या भंग करना चाहती हो। तुम्हें मालूम नहीं कि महावीर जी को ऐसी बातें नापसंद हैं। जाओ नीचे जाकर सो जाओ। मीनाक्षी कुछ डर सी गई, जल्दी से उठी, मेरे पांव छुए और नमस्कार कहकर साड़ी संभालती वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी बेडरूम में आ गया। कुछ देर सोफे पर बैठा शेल्फ में से अंग्रेजी की एक किताब निकाल कर पढ़ता रहा। मुझे क्या खाक प्रार्थना करनी थी। मेरे जहन में तो एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि कश्मीर को असलहा लेकर जाने वाली फौजी ट्रेन किस तारीख को और किस वक्त भारत के रेलवे स्टेशन देवलाली से जम्मू तवी की तरफ रवाना होगी और उस ट्रेन का डिपार्चर नंबर क्या होगा। जब मैं सोच सोच कर थक गया और कोई मुनासिब तरकीब मेरी समझ में न आई तो मैं उठकर गुस्ल खाने में आ गया। आईने में अपना चेहरा देखा। मेरी मूछें काफी बड़ी हो गई थी और बाल भी लंबे हो गए थे। मुझे दिल्ली वाले मुजाहिद और अपने साथी और एक तरह से मास्टर सिपाही शेर अली ने मशवरा दिया था कि मैं अपनी मूछें बड़ी कर लूं और बाल भी बढ़ा लूं, क्योंकि मुझे शेर अली के रेस्तोरां वालों ने एक नज़र देख रखा था और ख़ास तौर पर रेस्तोरां के हिंदू लाउंज मैनेजर से तो मेरा तारुफ भी करवाया था। वो मेरी शक्ल से खासा वाकिफ हो गया था और ये बात यहाँ अहमदाबाद में मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। दिल्ली के मास्टर सिपाही शेर अली ने उससे मेरा तारुफ अपना भांजा कहकर कराया था। इस हिसाब से हिंदू लाउंज मैनेजर को मालूम था कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ, जबकि अहमदाबाद में हिंदू जैनी के रूप में अपनी कमांडो जासूसी सरगर्मियां जारी रखे हुए था। असल में उस वक्त तक शेर अली मेरे मिशन से आगाह नहीं था कि मैं इतने अहम और नाजुक मिशन पर इंडिया में आया हूँ। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था और उसने मुझे हिदायत की थी कि अब मैं यही करूँ कि अपना हुलिया थोड़ा बहुत तब्दील कर लूँ। मास्टर सिपाही शेर अली ने भी मुझे ताकीद की थी कि मैं दिल्ली आऊं तो उसे खुफिया तौर पर रात को मिलूं और कोई पैगाम देना हो या कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान को कोई पैगाम देना हो तो रेडियो ट्रांसमीटर पर उससे कोड अल्फाज में बात करूं। मेरे पास अपने दिल्ली के मास्टर सिपाही शेर अली और कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान दोनों के ट्रांसमीटरों के फ्रीक्वेंसियां और खुफिया सिग्नलों के इशारे मौजूद थे। गुस्ल खाने के आईने में ही मैंने अपनी पेशानी पर बने हुए जैनी हिंदुओं के तिलक के निशान देखे। मुझे हंसी आ गई। मैंने वहीं तौलिए से रगड़ कर निशान मिटा दिए, फिर मुंह हाथ धोया। सुबह को मुझे फिर ये तिलक के निशान माथे पर लगाने थे। ये मेरे मिशन का तकाजा था। इसके बाद मैंने बेडरूम के सिवाय पलंग के टेबल लैंप के बाकी सारी बत्तियां बुझा दी। बैल्कनी को खुलने वाले दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। मैंने पर्दे को थोड़ा सा एक तरफ हटाकर बाहर देखा। बैल्कनी के ऊपर से मिस्टर पांडे के बंगले का गेट और बंगले के आगे से गुजरने वाली छोटी सी सड़क का सारा मंजर बाग के कुमकुमों की रोशनी में देखा जा सकता था। मैं जानता था कि इस बंगले के बाहर सीक्रेट पुलिस के 2-1 आदमी जरूर ड्यूटी पर मौजूद रहते होंगे और उन्होंने एक जैनी स्वामी के रूप में मुझे बंगले में पांडे की बेटी के साथ आते जरूर देखा होगा। बंगले का गेट बंद था। बाहर एक चौकीदार स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था। सड़क खाली पड़ी थी। वक्त रात के 10:15 बजे का था। मुझे वहां सिवाय गोरखा चौकीदार के और कोई आदमी नजर न आया। मैं पीछे हटने को ही था कि एक साया सा एक दरख्त के पीछे से निकलकर कोठी के गेट के करीब से आगे निकल गया। चंद कदम आगे जाकर ये इंसानी साया रुक गया। यहाँ रोशनी थी। ये कोई दुबला पतला आदमी था।
उसने बंगले की बैल्कनी की तरफ चेहरा उठाकर थोड़ी देर देखा और वापस सड़क की दूसरी जानिब के दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। ये सिवाय सीक्रेट सर्विस के आदमी के और कोई नहीं हो सकता था। मेरे लिए ये ताज्जुब की बात नहीं थी। नेशनल सिक्योरिटी के टॉप के ऑफिसर की कोठी के बाहर खुफिया पुलिस वालों की निगरानी जरूर थी और ये बात मिस्टर पांडे को भी मालूम होगी। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि रात के वक्त बंगले के बाहर सीक्रेट सर्विस के आदमी मौजूद रहते हैं कि नहीं। आमतौर पर होता यह है कि सरकारी इदारों के सरबराहों और वजीरों की कोठियों के बाहर मुसल्लह पुलिस पहरा देती है, मगर सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर रॉ और सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विस जैसे भारतीय खुफिया इदारों के दफातर और सरबराहों की रिहाइश गाहों के बाहर मुसल्लह पुलिस नहीं लगाई जाती ताकि खामखा लोगों की नज़रें इस तरफ न उठें। इन इदारों को जानबूझकर नामालूम, मामूली और गुमनाम सा रखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने खास तौर पर मिस्टर पांडे के बंगले में दाखिल होने से पहले ही नोट किया था कि बंगले के नाम की गुजराती और अंग्रेजी जबान में लिखी हुई जो तख्ती थी उस पर उसका सिर्फ नाम लिखा हुआ था। नीचे रॉ हेडक्वार्टर के चीफ का ओहदा बिल्कुल नहीं लिखा था। मैं इस हकीकत से बाखबर था कि ये जो इंटेलिजेंस का आदमी बंगले के सामने दरख्तों में आता जाता नजर आया है, इसने मुझे अंदर जाते देख लिया है और या तो इसने अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा और अगर उसके पास कोई छोटा ट्रांसमीटर नहीं तो करीबी टेलीफोन बूथ से अपने इदारे के सरबराह को बता दिया होगा कि मिस्टर पांडे के घर एक अजनबी जैनी स्वामी जी उसकी बेटी के हमरा दाखिल हुए हैं। मुझे ये भी मालूम था कि खुफिया पुलिस वालों को कल ही पता चल जाएगा कि मैं मिस्टर पांडे के बंगले पर ठहरा हुआ हूँ और कल ही से मेरी निगरानी शुरू हो जाएगी। एक आदमी की ड्यूटी लगा दी जाएगी जो मेरे पीछे लगा रहेगा और मेरी नकलो हरकत नोट करता रहेगा और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ उससे अपने बॉस को आगाह करता रहेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि एक तो मुझे ऐसे खुफिया पुलिस वालों से निपटने की ट्रेनिंग मिली थी, दूसरे मैंने अपनी नकलो हरकत बहुत ही मोहतात रखनी थी। मैं टेरिस वाले पर्दे को ठीक करके पलंग पर वापस आकर लेट गया, आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अभी मुझे पूरी तरह नींद नहीं आई थी